देखिए, ना तो मैंने सारे किसान आंदोलन के बारे में कोई सवाल उठाया था। ये उस समय की बात थी जिस समय वहाँ पर घटना घटी थी। वहाँ पर जो हमारा जो टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पर खुद शराब की पेटियाँ पकड़ी गई थी। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना हुड्डा ने कभी आना है, ना कोई वो को बदलाव कर सकता है। उसका समय समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस का ही समय समाप्त हो चुका है। असल बात तो ये है। बाकी वो कितने, वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब बिला ख्याल अच्छा है। फिर वो करता रहे अपने मन में ख्याल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वामी जसमेर वो वहाँ के गोहाना के रहने वाले, रहने दो, कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। ना, ऐसा है जी, चुनाव में पैसा लोग देते हैं और चुनाव में पैसे की ज़रूरत भी होती है ना। और हमने भी चुनाव लड़े हैं, लोगों ने दिया भी है, खर्च भी किया है, वो चलता रहता है। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं। आपके गले में बनाई गलती थी, मुझे याद है। हाँ, आपको मैंने देखा है, बहुत बार देखा मैंने, लेकिन ये आपको चेंज हो गया, अब टैक्स से लेते हैं पेमेंट। तो मैंने भी विवेक बिश्नोई को मैंने लेते हुए तो देखा नहीं, फोटो देखिए, मैंने फोटो भी नहीं देखा है। चौधरी बंसीलाल के बाद अगर टेल पर पानी किसी मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में टेल में पानी पहुंचा। वहाँ से लाते राजस्थान से। बिना टेल वालों का भी खत्म हो गया सर। हैं? या तो बिना टेल वालों का भी खत्म हो गया। लोग धरने पे बैठे हैं। नहीं, सीएम खट्टर जी ये आड़े जनसभा संबोधित कर रहे थे, बोलिया था कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का सुपुत्र नहीं है, ये कबूतर है। आज वो एक कबूतर आपके गिल्ला है। वो जिन्होंने बोला था उनके बारे में उनसे पूछिए, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके जाने से हमारे वोटों के ऊपर। पूरा परिवार रामजी लाल जी का बहुत ही संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। आज रामजी लाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेटे, पोते और खुद चंद्र प्रकाश के बड़े भाई ओम प्रकाश जी, सारा परिवार हमारे साथ है। ये अवसरवादी लोग इस किस्म की आस्थाएं बदलते रहते हैं, इससे चुनाव प्रचार पर ना कोई फ़र्क पड़ने वाला, ना कोई वोटों पर फ़र्क पड़ने वाला। आज आदमपुर में काली होली मना रहे टीचर्स, पेंशन बहाली को लेकर के बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय में इस किस्म की कोई काली होली मनाना, होली का तो अब त्यौहार भी नहीं है इस समय। दिवाली तो दिवाली तो अमावस्या को ही मनाई जाती है हमेशा, और दीपकों का त्यौहार होता है, दीपक प्रकाश का त्यौहार होता है, तो लोग तो इसको प्रकाश पर्व के तौर पर ही मनाएंगे। उनकी अगर कोई समस्या है तो वो शांतिपूर्वक तरीके से समाज सरकार के सामने ला सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो आज मनोहर लाल जी की कल्याणकारी नीतियों से खुश ना हो। हम हर वर्ग के लिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे एससी वर्ग है, सब के लिए पूरी निष्ठा के साथ मनोहर सरकार काम कर रही है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो उचित मंच के अपने ऊपर अपनी बात कह सकता है। चुनाव में इसको चुनावी मुद्दा बनाना ये एक सैद्धांतिक बात नहीं है। कर्मचारी आज भी हड़ताल पे है। कल हमारे स्थानीय विधायक के घर के आगे उन्होंने धरना दे रखा था। सफाई कर्मचारी है वो, पूरे शहर में उन्होंने कई दिनों से सफाई नहीं कर रखी। उनकी मांगों के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार के संज्ञान में है, और जो उचित मांगे हैं वो ज़रूरी तौर पर सरकार मानती रही है और मान लेगी। सरकार ने एस्मा ना लगाने की भी रिक्वेस्ट किया है कर्मचारियों से रात को, उसके बावजूद कर्मचारी काम पे नहीं लौट रहा। तो देखिए, वो तो उनको समझना चाहिए इस बात को, अपनी ड्यूटी अपनी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। जागड़ा साहब, आदमपुर का जो उपचुनाव है, आप कह रहे हैं कि आपका जो उम्मीदवार है वो गठबंधन का उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, लेकिन आपके उम्मीदवार ने 12 अक्टूबर को शायद नॉमिनेशन भरा था भव्य बिश्नोई ने। उस दिन सिर्फ जो जेजेपी के प्रदेश में निशान थी वो आए थे। आज करीब 10-11 दिन हो चुके हैं, कोई भी जेजेपी का नेता आपके साथ प्रचार में नहीं दिख रहा, लगातार उनके नेता नदारद है। इसको क्या माना जाएगा? गठबंधन में कोई खटास है या फिर उनकी जरूरत नहीं है प्रचार की? नहीं, हमारा एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास है, कोई खटास नहीं है। और अभी दीपावली का ये त्यौहार का अवसर है, और जैसे दीपावली के बाद 25 तारीख से ज़ोर शोर से प्रोग्राम सब के शुरू हो जाएंगे। उसमें जेजेपी के नेता भी शामिल होंगे, बीजेपी के भी शामिल होंगे, और आप देखोगे हर नेता, चाहे वो बीजेपी का, जेजेपी का, यहाँ पूरी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा, जब बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था या फिर इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ था,
जो ये पीछे पोस्टर लगाया जाता है इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस बीजेपी के पोस्टर को दुरुस्त कराया था, उसमें जेजेपी का सिंबल भी लगा था। यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ लगाया गया था, यहाँ नहीं लगाया। नहीं, ये बीजेपी के सिंबल पर चुनाव है, वो इसमें दोनों अलाइड पार्टियां दोनों अपने वैसे संयुक्त रूप से चलता है चुनाव का जो प्रचार अभियान है, लेकिन सिंबल में ऐसी कोई बात नहीं होती क्योंकि ये तो फिर लोगों में असमंजस आ जाता है। ये तो कमल का फूल का ही चुनाव चिन्ह चलेगा। रामचंद्र जी आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उम्मीद है हल्के में भी जाएंगे। हाँ, जाएंगे। वोट की अपील भी करेंगे। क्या उन लोगों से भी आप रूबरू होंगे जिनको आपने शराबी कहा किसानों से? देखिए, ना तो मैंने सारे किसान आंदोलन के बारे में कोई सवाल उठाया था। ये उस समय की बात थी जिस समय वहाँ पर घटना घटी थी। वहाँ पर जो हमारा जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पर खुद शराब की पेटियाँ पकड़ी गई थी और कुछ लोग ऐसे अवांछित लोग भी पकड़े गए थे और वहाँ पर एक आदमी की हत्या भी हुई थी, वहाँ पर मर्डर भी हुआ था। तो उस समय ये बात थी कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस किस्म के हैं, जो नशे के आदी हैं और हैं, और पूरे किसान आंदोलन के लिए ना मैंने इसी को बात कही। उस मुद्दे को लोगों ने बना लिया, वो उस समय की बात थी और वो चली भी गई। शराब की पेटियां अखबारों में पकड़ी गई थी, कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ? नहीं, वो पूरा मीडिया ने आप लोगों ने ही दिखाया था। कार्रवाई भी तो कानूनी सरकार आती है, कोई कार्रवाई तो देखिए, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, वहाँ कोई भी इस किस्म का कदम उठाना, कोई हिंसात्मक अगर कोई बात हो जाती तो फिर वो गलत बात हो जाती। इसलिए सरकार पूरा संयम से काम ले रही थी। सरकार संयम कर रही थी, लेकिन आपने उग्रता दिखाई, आपने हौसला दिखाया, शराबी कहने से आपने नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, यहाँ पर ये पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो मुद्दा जा चुका है। अगला सवाल ये है कि भव्य बिश्नोई को लोग वोट क्यों दें? उनकी व्यक्तिगत अपनी अलग से खुद की पहचान क्या है? भजन लाल जी के पुत्र हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके अगर व्यक्ति विशेष की बात की जाए, ऐसा कौन सा गुना बताएंगे कि जिसकी वजह से यहाँ के मतदाता उनको अपना विधायक चुने? देखिए, किसी भी उम्मीदवार की कोई स्वयं की छवि पर ही निर्भर नहीं होता। स्वयं की पहचान है, पहचान की तो एक शुरुआत होती है। उनके दादाजी के समय से उनकी एक राजनीतिक विरासत है। मैं पूरी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी भजन लाल के नाम की छवि है। उनकी माँ भी विधायक रही हैं, उनकी दादी भी विधायक रही हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। एक पूरा राजनीतिक वातावरण उनके परिवार का यहाँ पर रहा है। रही बात वो नए लड़के आए हैं तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। तो वोट केवल मात्र एक व्यक्ति की नहीं होती, उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां भी शामिल होती हैं जो पूरे देश को प्रभावित करती हैं। उसमें मनोहर लाल सरकार की भी नीतियां होती हैं जो पूरे प्रदेश को प्रभावित करती हैं, और उस परिवार का भी अपना एक पहचान होती है। तो सारी चीज़ें मिलकर एक व्यक्ति की छवि बनती है और उसमें हमारा उम्मीदवार जो है वो यहाँ सब उम्मीदवारों से ऊपर है। कर्मचारियों का ओपीएस को लेकर के मैं आपके सवाल को बड़ा कर रहा हूँ। वहाँ चल रहा है प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी ने मुझे वॉइस नोट भेजा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार आप नेताओं से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भजन लाल के परिवार के मामलों का पेंशन लेते हैं, आपके गठबंधन में सहयोगी चौटाला साहब के परिवार के लोग हैं, तमाम को भी पेंशन देते हैं। इस तरीके से कई सियासी परिवार हैं जितने मेंबर हैं उनको अलग बहुत सारी पेंशन आती है, लेकिन जिन लाखों कर्मचारियों के वोट से ये लोग बने हैं, आप लोग भी बने हैं, उनको 58 साल की नौकरी करने के बाद भी पेंशन क्यों नहीं है? क्या उनके साथ नहीं है? देखिए, हरियाणा सरकार जब से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई है, इस किस्म की कमियां जो पिछले लंबे समय से चल रही थी, हमने ठेका प्रथा को धीरे धीरे बंद करने का एक प्रोग्राम कर दिया है। अब सब कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारी लगेंगे और जो पक्के कर्मचारियों को बेनिफिट होंगे वो आगे से सबको मिलेंगे। ये लंबे समय से कर्मचारियों का शोषण होता था। कई बार ठेकेदार पीएफ भी जमा नहीं करवाता था, कई बार तनख्वाह भी मार जाता था, कई बार उनसे वैसे भी देता था 10,000 और दर्ज करवाता था 12,000 जो सरकार से उसको मिलते थे, 2,000 बीच में खा जाता था। इन तमाम किस्म के शोषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सारी नौकरियां देने का संकल्प लिया है, उसको शुरुआत कर दी है और उसमें आगे जो भर्तियां आएंगी उसमें ठेका प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हर एक कर्मचारी का रिकॉर्ड जो है ना वो सरकार के रिकॉर्ड के ऊपर होगा। तो उसको जितनी भी बेनिफिट एक दूसरे कर्मचारियों को मिलती हैं, जो नियमित कर्मचारी हैं, जो
उनको जितना भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सबको मिलेंगे। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने ये चालू किया है। इनको थोड़ा सा संयम रखना होगा। संयम रखेंगे तो धीरे धीरे सारे कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत आ जाएंगे। सरकार के पास पूरा डाटा होगा, उसमें आरक्षण नीति भी लागू होगी, उसमें सबका पीएफ भी जमा होगा, सबकी जो अन्य जो बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की चाहे और हैं, वो भी सब मिलेंगे। सवाल नहीं था, ठेका पड़ता को लेकर के मेरा सवाल नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के मेरा सवाल है। उसी पे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, किसी कर्मचारी ने संस्मरण मुझे। देखिए, मुख्यमंत्री जी इसमें कह चुके हैं, उसमें मुझे दोहराने की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी इसमें कह चुके हैं कि मैं हर चीज़ का हम उसका जो है ना वो करवाएंगे सर्वे, और जो भी पे का जो है उसी पे के हिसाब से समान योजना सबके लिए लागू हो, समान राशि सबको मिले, इस किस्म की सरकार की मंशा है। और सारा का सारा ऑनलाइन हो, किसी को कहने की भी ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही उसकी सेवा समाप्त हो उसको सारे बेनिफिट्स अपने आप मिलने शुरू हो जाएं। तो इस और हरियाणा सरकार गंभीरता से हर विभाग में कदम उठा रही है। सर, एक प्रश्न मेरा भी था, भव्य बिश्नोई के बारे में था। आपने भव्य बिश्नोई के बारे में, आपका जो नुमाइंदा है भाजपा की तरफ से, उसके बारे में एक प्रश्न मेरा ये था कि उसके दादा ने पूरे हरियाणा के अंदर जो आयाराम गैराम की प्रथा शुरू की थी, उसके कारण पूरे देश के अंदर हरियाणा का नाम बदनाम हुआ, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनकी माँ के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनके पिता के ऊपर मुकदमे दर्ज है, उसके खुद के ऊपर भी मुकदमे दर्ज है। ऐसा उसमें क्या खास बात लगी आपको कि आपको इतने बड़े क्षेत्र में कोई और नुमाइंदा नहीं मिला? देखिए, आज जो राजनीतिक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इसको एक अच्छी बात नहीं मानता हूँ। आपने जिक्र किया था, मैं उस बारे में नहीं, वो जो आपने कही ना दूसरी बात, मैं उस विषय में, क्योंकि जो आदमी हमारी बात का जवाब देने के लिए आज जिंदा नहीं है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। राणा जी, जो उनके माता पिता के बारे में, राणा जी, उनके परिवार पहचान पत्र है जो, उनके जी। पासपोर्ट जब्त हैं। उसको हुड्डा ये कहते हैं कि सेल्फ साइंड डॉक्यूमेंट है वो, और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हमारी सरकार एकदम उसको बंद करेगी। जबकि आपकी सरकार ने परिवार पहचान पत्र के ऊपर बहुत सी योजनाएं का बेस बना के उसको लागू किया हुआ है। वो कहते हैं इसको को बात यह है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना हुड्डा ने कभी आना है, ना कोई वो को बदलाव कर सकता है। उसका समय समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस का ही समय समाप्त हो चुका है, असल बात तो ये है। बाकी वो कितने, वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब बिला ख्याल अच्छा है, फिर वो करता रहे अपने मन में ख्याल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल, सांसद जी, वक्त बेवक्त और आज़ादी के बाद से ये मांग उठती रही है कि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनकी उपयोगिता कम होती है और आर्थिक जो बोझ है वो ज़्यादा होता है, और जो पॉलिटिकल लोग ऐसे होते हैं जिनको एडजस्ट करना होता है, उनके लिए राज्यसभा का उसी हिसाब से राज्यसभा तय की जाती है। आप खुद राज्यसभा सांसद हैं, उसमें क्या करें? मैं तो जो आपने आखिरी क्वालिफिकेशन बताई उसी में इसी को कवर करता हूँ। मैं, मेरे तो 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं। मैंने 10,000 रुपये सिक्योरिटी के ज़रूर दिए थे। बाकी मानते हैं तो ज़रूरत क्या है? तो मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ, और हमारी पार्टी में ऐसा ही होता है। कृष्ण पवार से पूछो, वो रात को सोए हुए थे, उनके पास मैसेज गया, आपको राज्यसभा में ले लिया। मैं 10 बजे मैंने स्विच ऑफ किया था लाइट का, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया, क्या कर रहे हो जी? सोने की तैयारी कर रहा हूँ, कल आ जाओ चंडीगढ़ फार्म भर दो। तो हम तो अपनी पार्टी का कहते हैं, वो तो गुप्ता जी घूम रहे हैं आप पार्टी के, उनसे पूछो कितने करोड़ रुपये उसको दे के आया था केजरीवाल को, वो बात उनसे पूछना। राणा जी, हमारी पार्टी में पैसा नहीं चलता है। सर, आपकी पार्टी ये कह के सत्ता में आई थी कि हम हरियाणा के अंदर जो पॉलिटिकल घराने हैं, बाप बात बेटा बेटी बात होता, इस तरह की परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करना चाहती भाजपा, आम आदमी को मौका देना चाह रही आप जैसे आदमियों को, और भव्य बिश्नोई को टिकट देकर उस परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। देखिए, उसमें तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्हीं में से किसी एक को टिकट देंगे हम। तो भव्य बिश्नोई मैदान में आए, उन्हें अप्लाई किया, तो हमने उसकी जांच करके पार्टी हाईकमांड ने उसके ऊपर विश्वास व्यक्त कर लिया। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं। नहीं, सिंबल भव्य बिश्नोई को हमने दिया है, लेकिन देखिए इस विषय में उन्हीं से सवाल करें तो आप बेहतर रहेगा। राणा साहब, एक सवाल कुलदीप जी। बिश्नोई को लेकर है। वो कह रहे हैं कि 27 साल तक मैं विपक्ष में रहा और मेरा हल्का जो है वो वनवास काट रहा है, लेकिन वो 8 साल आपकी सरकार के भी है, बीजेपी की, क्योंकि यहाँ आपकी सरकार है, केंद्र में है। आपका नारा है समान काम समान विकास। आप लगातार हल्के में जा रहे हैं, क्या कहीं कोई विकास नजर आया जिस पर आप वोट मांग सकें?
देखिए, हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने शुरू में आते ही 2014 में अपना मंतव्य देश के प्रदेश के सामने रख दिया था कि हमारा कहीं कैंडिडेट हो ना हो, हमारा कहीं से विधायक हो ना हो, हम समान विकास हरियाणा प्रदेश में करेंगे और सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी मंत्र के साथ काम करेंगे। और उसी मंत्र के साथ हरियाणा सरकार ने 90 के 90 हलकों में समान विकास किया है। यहाँ भी 603 करोड़ के लगभग विकास कार्य हुए हैं, सैकड़ों करोड़ के पाइपलाइन में हैं। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा, आपको मैं दे सकता हूँ उन विकास कार्यों की, ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। जब हम यही आंकड़े उठा के देखते हैं कि जो अर्बन और रूरल, उसके अंदर लगता है कि अर्बन को प्राथमिकता प्रायोरिटी में रखा जाता है, जो रूरल है उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता। ग्रामीण, आप ये पंचायत विभाग से आंकड़े पूछिए एक बार। मनोहर सरकार में जितना ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है उतना आज तक, जब से 1966 से 1 नवंबर से हरियाणा बना है तब से आज तक नहीं मिला जितना गाँवों में पैसा मनोहर सरकार में मिला है। अब किसी गाँव की पंचायत से जाके पूछ लीजिए। एक सवाल, एक मिनट, उनसे पूछा गया, हाँ जी, बनवारी लाल जी मंत्री हैं सरकार में, उपायुक्त साहब, उन्होंने एक वक्तव्य में ये कहा कि पूर्व की जितनी भी सरकारें थी वो नौकरियां हैं अपने चहेते लोगों को देते थे। साथ ही उन्होंने इसमें ये जोड़ा कि जवाहरलाल जी ने अपने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी थी, जिसका उनको रिवर्ट भी इस वोट के रूप में मिलेगा। हमने उनसे पूछा कि इसका मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ, योग्यता के आधार पर नौकरियां देते तो जवाहरलाल जी का ऐसा नहीं था, उन्होंने दी तो भ्रष्टाचार था। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम तरीके की सरकारें और जो लोग पुराने थे तो भ्रष्टाचारी जो थे उनके समय में होता था। तो एक तरीके से उनका ये कहना है कि जवाहरलाल जी भी भ्रष्टाचारियों में शामिल थे। उनके देखिए, वो बनवारी लाल जी का क्वेश्चन था, उन्हीं का उत्तर था। मैं तो पहले कह चुका हूँ, जो आज हमारे बीच में जवाब देने के लिए जिंदा नहीं है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। ऐसा सर, जैसे आपने कहा कि जो जिंदा नहीं है, आप कांग्रेस के बारे में 75 साल का इतिहास बताते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं उठाया कोई इतिहास। आपकी पार्टी तो उठाती है ना सर। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई एग्जांपल है तो बताओ आप। तो यहाँ तो कोई विषय नहीं उठाया, ना मैंने अपने भाषण में उठाया, ना कोई प्रेस में उठाया। आप इस पार्टी से उस पार्टी से नहीं होंगे आप। तो कोई उठाएंगे तो उनसे आप बात करिए एक बार। को उठाएंगे तो बात करिए आप। कोई नहीं, कोई नहीं। आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई, उन पर नोटों की माला लेने के आरोप है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया। साथ में जनता कल्याण मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वामी जसमेर, उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला करवाया। स्वामी जसमेर वो वहाँ के गोहाना के रहने वाले, रहने दो, कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। वो एक आदमी 3 दिन में 3 पार्टियां बदल ली। पहले बीजेपी से टिकट मांगी, हमने इनकार कर दिया। कांग्रेस के पास गया, उन्हें इनकार कर दिया। फिर जेजेपी के पास चला गया। वो क्या बताऊं कौन सा मोर्चा बना रखा है, क्या कर रखा है, क्या ज़रूरत है, ऐसे कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा है जी, चुनाव में पैसा लोग देते हैं और चुनाव में पैसे की ज़रूरत भी होती है ना। और हमने भी चुनाव लड़े हैं, लोगों ने दिया भी है, खर्च भी किया है, वो चलता रहता है। वो देंगे जवाब। नहीं, मैंने 5 चुनाव लड़े हैं। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं। आपने आपके गले में बनाई गलती थी, मुझे याद है। हाँ। आपको मैंने देखा है, बहुत बार देखा मैंने, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, आप चेक से लेते हैं पेमेंट। तो मैंने भी भव्य बिश्नोई को मैंने लेते हुए तो देखा नहीं, फोटो देखिए। मैंने फोटो भी नहीं देखा है। राणा साहब, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सर्वाधिक ढाणियां हैं, करीब 26,000 वोट उनमें है। कहाँ क्या? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक ढाणियां हैं। ढाणियां, अच्छा ढाणियां। वोट उनके 26,000 है, बहुत बड़ा एक बड़ा वोट है। परंतु उन ढाणियों के अंदर कई तरह की अड़चने हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है।
बिजली की लेके, पानी को लेके, स्वजल को लेके, इस तरह की है। आप सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, तो उन ढाणियों के लिए आपकी पार्टी क्या करिए, क्या करिए? नहीं, देखिए, जन सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। हम एक एक व्यक्ति तक अपने पहुंच बनाएंगे, उनको उनके पास जाएंगे, उनकी दुख तकलीफ भी सुनेंगे, अपने मुद्दे भी बताएंगे, और जहां भी कोई दुख तकलीफ होगी उनकी नोट भी करेंगे। और सरकार हमारी है, आगे 2024 तक के बाद के चुनाव में भी रहने वाली है, तो जो भी इस किस्म की तकलीफ होंगी सरकार उनके प्रति गंभीर है, और उसके प्रति मनोहर लाल जी का खुला दिल रहता है हमेशा, उनको दूर करेंगे हम। 8 साल तो हो गए, कितना टाइम और चाहिए आपको वहाँ तक पहुँचने? तो 8 साल में हमने काम किए हैं। ना बताइए ना सर, यहाँ राजस्थान से तो खरीद के पानी लाते हैं आपके हल्के में, जिसमें चुनाव लड़ रहे हैं आप। देखिए, बात यह है, चौधरी बंसीलाल के बाद अगर टेल पर पानी किसी मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में टेल पर पानी पहुंचा। वहाँ से लाते हैं राजस्थान से। बिना टेल वालों का भी खत्म हो गया सर। हैं? यहाँ तो बिना टेल वालों का भी खत्म हो गया। लोग धरने पे बैठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई महीनों से, 3-3 महीने से लोग पानी के लिए हल्के का यहाँ धरना देके बैठे हैं। और नहर पानी की कीमत को लेकर भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, यकीन नहीं करेंगे। चलिए, कुछ परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, कम कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, पानी की कमी नहीं रहने देंगे, चिंता मत करो।